आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, आपने क्या किया है? मैंने बीएससी की है जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से। कहाँ से किया है? मैंने बायोलॉजी से किया मुंशी रविंद्र प्रसाद सरदार पटेल विद्यालय से। सरदार पटेल महाविद्यालय। यस मैम। आपने जेडडीसी से ही क्यों बीएससी किया? मैंने इंटर में जो है मेरा बायो ग्रुप था, इस वजह से मैंने जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लिया था बीएससी में। इसमें तीनों सब्जेक्ट में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? मैम मुझे सभी सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। पढ़ाई के दौरान मैं सभी में इंटरेस्टेड था, लेकिन अभी इस टाइम मैं इसके कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, तो मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, मुझे अच्छे लगते थे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? किस डेट में मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल एनवायरनमेंट डे। Environment. यस मैम 5 जून को मनाया जाता है। यस मैम। ये जो पेपर टॉवल इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितने, एक रोल में कितने पेड़ काटे जाते हैं? क्या पेपर टॉवल के को अपने रोज़मर्रे के इस्तेमाल से वो किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? क्योंकि इससे बहुत सारे पेड़ जो है हमें काटने पड़ते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो उसके लिए अल्टरनेट क्या व्यवस्था हो सकती है? यस मैम, इसकी जगह पर हम डिस्पोजल का यूज़ कर सकते हैं। बेटा इसको थोड़ी देर नीचे कर लो क्योंकि आवाज़ आपकी आ नहीं रही। मास्क को नीचे थोड़ा सा, हाँ बात ना आती। यस मैम, इसकी जगह पर हम अल्टरनेट के रूप में डिस्पोजल का यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजल ये क्या चीज़ है? मैम ये डिस्पोजल जो होता है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, और मैम ये कई सारे केमिकल्स को रिएक्ट करा करके बनाया जाता है। पेपर टॉवल भी डिस्पोजेबल है, उसको भी तो इस्तेमाल किए डस्टबिन में डाल दिया। यस लेकिन मैम उसमें जो है प्लांट्स की कटाई होती है, प्लांट्स को यूज़ करके हम बनाते हैं। तो दोनों में ही कटाई होगी, डिस्पोजेबल का तो इस्तेमाल नहीं, ठीक है। यस मैम। फिर और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? मैम हम इसकी जगह पर जो प्लांट्स की जो छाल वगैरह होती है, इसको प्रोसेसिंग करके मशीन के थ्रू वो देखिए, पेपर टॉवल दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। जितना सॉफ्ट और स्मूथ होगा तो उसमें लिविंग प्लांट्स से बनते हैं, और जो ड्राई वाले सूखे हुए पेड़ रहते हैं जिसमें उनसे जो बनता है वो रफ यूज़ के लिए बनता है, जैसे टॉयलेट पेपर। तो आप क्या कहना चाहती हैं? सर प्रेजेंटली ठंड का मौसम चल रहा है। फर्स्ट कीजिए, यदि ठंडक कम पड़े तो आप जिस जिले से आती हैं वहाँ की फसलों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यस सर, यदि सर ठंडक कम होगी तो सर इसमें जो रबी की क्रॉप है सर, गेहूँ की जो फसल है सर, उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सर जो गेहूँ की जो फसल है उसकी जो ग्रो करने के टाइम जो है ज़्यादा थोड़ी सी ठंडक होनी चाहिए सर, कोहरा गिरना चाहिए, तो वो सर नुकसानदायक नहीं होता बल्कि लाभदायक होता है फसलों के लिए। जी, आप जिस जिले से हैं वहाँ पे कोई प्रोमिनेंट नदी बहती है? यस सर। उसकी कोई खास विशेषता बताएंगे, उस नदी का नाम और उसकी विशेषता? यस सर, हमारे यहाँ से 3 नदियाँ बहती हैं। एक सर है घाघरा नदी, और एक गोमती नदी, और सर एक कल्याणी नदी बहती है। कोई इनमें से किसी एक नदी की कोई खास विशेषता आप किसी को बताना चाहें? सर हमारे से जो घाघरा नदी बहती है सर, ये सरयू, जो अयोध्या में जो सरयू उसको बोलते हैं, तो सर वही वहाँ पर इसकी पूजा की जाती है सरयू नदी की। ये माचिस करने का प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। इसकी तीलियाँ जो किससे बनती हैं, किस लकड़ी से पसंद है? सर पॉपुलर के पेड़ से बनते हैं। ये पेपर किस लकड़ी से बना है? जो पेपर बनता है यस जब कॉमनली किससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक?
ज़्यादातर मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन सर इसमें जो साल और सागौन के पेड़ों का भी प्रयोग किया जाता है सर। सर जो बांस है उससे सर जो रद्दी कागज़ है वो बनाए जाते हैं, गत्ते सर जो बनाए जाते हैं गत्ते। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सर वो 5 जून को मनाया जाता है। वेटलैंड डे के बारे में सुना है? यस सर। वो किस तारीख को होता है? सर ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। एक बनी भारत का एक वृक्षारोपण का एक जो है विश्व रिकॉर्ड बना था। यस सर। वो किस सन में बनाया गया और कितने उस पौधे रोपित किए? सर उत्तर प्रदेश के जी। यस सर। सर उत्तर प्रदेश के द्वारा इस बार जो है 5 जुलाई को 25 करोड़ पेड़ लगा करके इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। नहीं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले बनाया गया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, वो किस सन में बनाया गया? किस सन में पौधे लगाए गए और कितनी तादाद में लगाए गए? सॉरी सर। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह वनों को आग से बचाया जाता है, क्योंकि वनों में आग लग जाए या न लगने पाए इसके प्रयास करने के लिए, और लग जाए तो कैसे सुरक्षा करें इस संबंध में अवेयरनेस जागृति लाने के लिए एक सप्ताह मनाया जाता है। उसको वहाँ कहते हैं वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह। वो कब मनाया जाता है? सॉरी सर। मान लीजिए आप जंगल में हैं यस सर। और भालू तो जानते हैं, यस सर। अब भालू ऊपर ऊंचा नीचा पहाड़ी क्षेत्र है, मान लीजिए नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ वो है और आप चले गए हैं जंगल में काम करने गए हैं या वन निरीक्षण करने गए हैं वनों की सुरक्षा में, तो उस समय अगर वो आपको मान लीजिए पीछा करे तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यस सर। सर यदि भालू हमारा पीछा करेगा तो सर हम उसको पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे, बल्कि अपने पैर पीछे करते हुए धीरे धीरे से पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे और सर टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागेंगे ताकि वो हमें तेजी से दौड़ा ना सके। घर में लकड़ियाँ जो प्रयोग की जाती हैं मकान बनाने में, इसमें से कौन लकड़ी प्रयोग होती है, किस प्रजाति की? सर इसमें जो सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी मजबूत रहती है। जलाने के लिए कौन सी लकड़ियाँ जनरली प्रयोग में लाई जाती हैं? यस सर। सर जलाने के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ की लकड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं और सर मैंगो की यूज की जाती हैं। यहाँ कोई नेशनल पार्क है अपने यूपी में? यस सर। वो कहाँ पर स्थापित है? सर वो लखीमपुर खीरी में है, दूधवा नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तरांचल में कोई है नेशनल पार्क? यस सर। क्या नाम है? सर जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आप वन विभाग की नौकरी मान लीजिए आपको मिल जाती है, हमारी शुभकामना है मिल जाए आपको, यस सर। तो आप कौन से अच्छे कार्य इनोवेटिव कार्य करेंगे जिससे वनों का विकास हो, वन संवर्धन हो? यस सर। सर इसके लिए मैं पीपल पार्टिसिपेशन की सहायता से वृक्षारोपण को अधिक से अधिक लगाऊंगी और इसके लिए मैं एनजीओ सिविल सोसाइटी उनकी मदद लूँगी और सरकार के द्वारा जो सोशल फॉरेस्ट्री योजना चलाई जा रही है उसमें लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं और उनका प्रयोग किया जाए। और इसके साथ साथ सर जो फॉरेस्ट में जो आदिवासी समुदाय रहते हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए मैं प्रयास करूंगी। जैसे सर वहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर, इसमें जैसे मेनली टॉयलेट्स की समस्या रहती है सबसे ज़्यादा, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। प्रियंका जी एक बात बताइए कि एज ए फॉरेस्ट अफसर के रूप में आपका सिलेक्शन होता है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं वो आपको। तो आप जानते हैं कि ये जंगलों की कटाई बहुत तेजी से बहुत तेजी से और वो लोग कर रहे हैं उसको माफिया कर रहे हैं क्योंकि गैर कानूनी है, उन पे तो आप अंकुश लगा सकती हैं, लेकिन आम आदमी जो गाँव से जुड़ा हुआ है वो जानता ही नहीं, लेकिन वो काट रहा है। क्या उपाय करेंगी? क्योंकि बड़ी भारी चुनौती है, आम आदमी की तो रक्षा आपको करनी है। क्या आपने सोचा इसके बारे में एज ए फॉरेस्ट अफसर के रूप में? क्योंकि आपके क्षेत्र में होगा ही, इसमें तो जहाँ भी आप होंगे और वो अज्ञानता बस कर रहा है, कहता मेरी लकड़ी है, मेरा पेड़ है, वृक्ष है, हम काटेंगे। कुछ तो उसके लिए उपयोगी है, कुछ तो नहीं है, लेकिन वो बेच भी रहा है।
तो ऐसी स्थिति ऐसी सिचुएशन आएगी आती है लोगों के, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको कानून भी देखना है यस सर, और साथ ही साथ जनभावनाएं भी देखनी, उनकी आवश्यकताएं भी देखनी है। यस सर। ऐसी स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा? क्योंकि जवाबदेह तो आप सरकार के प्रति हैं, कानून के प्रति हैं और उनके प्रति भी हैं जो अज्ञानी हैं, जिसको नहीं समझ रहे हैं। फिर यस सर। सर इसके लिए सबसे पहले मैं अवेयरनेस उन लोगों में पैदा करूंगी कि जो ये पेड़ों की कटाई की जा रही है वो गलत है। इसके लिए मैं एनजीओ की, सिविल सोसाइटी की मदद लूँगी और नुक्कड़ नाटक है और जो दूसरी एक्टिविटी उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करूँगी और इसके साथ उनके लिए वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराऊंगी। जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है और फार्म फॉरेस्ट्री है उसके माध्यम से उनको वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराऊंगी कि वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं पेड़ों को लगा करके। और इसके साथ साथ सर मैं जीपीएस के माध्यम से भी ट्रैकिंग करूंगी और सर ड्रोन की मदद लूँगी टेक्नोलॉजी की सहायता से कि इसकी जो तस्करी ना हो। एक और मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने पूछ लिया? मैं एक दो क्वेश्चन प्रियंका जी, आप किसी फॉरेस्ट में या किसी नेशनल पार्क में कभी घूमने का मौका मिला है? गई हैं? सॉरी सर, मैं नेशनल पार्क नहीं गई, लेकिन सर मैं लखनऊ चिड़ियाघर घूमने गई थी, काफ़ी छोटी थी, 6 इयर्स की थी तब गई थी। अच्छा, ये बताइए आप चिड़ियाघर गए हैं तो ये बता दीजिए आपके प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं इस समय? यस सर, हमारे यहाँ अभी 2 हैं, लेकिन एक नया जो है सर गोरखपुर में बन रहा है, अभी एक लखनऊ में है और एक सर कानपुर में है। नेशनल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है या अलग होता है? यस सर, दोनों अलग अलग होते हैं सर। जो नेशनल पार्क है सर, वहाँ पर जो है वो नेचुरल हैबिटेट में हम एनिमल को कंजर्व करते हैं। तो सर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनको कंजर्व किया जाता है। और सर नेशनल पार्क में जो है पर्यटन की अनुमति होती है, सेंचुरी में भी अनुमति होती है और इसके साथ साथ जो सर नेशनल पार्क होता है वहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ हैं उनकी अनुमति नहीं होती है और जबकि सर जो सेंचुरी है वहाँ पर कुछ अनुमति होती है। जल जीव कौन सा होता है? जल जीव के बारे में सुना? क्या सर डॉल्फिन। ये यहाँ पर ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कितनी है? सर उत्तर प्रदेश, हाँ सर 26। ये विश्व वानिकी दिवस का मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। सॉरी सर, आई थिंक 21 मार्च को मनाया जाता है। चीता और लेपर्ड में क्या अंतर है? मैम जो चीता होता है मैम ये इसके जो स्ट्रिप्स इसमें पाई जाती हैं जो ब्लैक और ब्राउन कलर के होते हैं और मैम लेपर्ड जो होता है वो उससे छोटा होता है चीते से। उसकी कैसे पहचान है? उसमें कैसे स्ट्रिप्स होती हैं? सॉरी। अच्छा, एक चीज बता दीजिए मैम का जो प्रश्न, क्या हमारे देश में चीता मिलता है? टाइगर, चीता की बात कर रहा हूँ, टाइगर अलग होता है सर। लायन और टाइगर। टाइगर को चीता बोलते हैं। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं, यस सर। टाइगर को बाघ कहते हैं, चीता एक चीता। एक शब्द आपने सुना अभी जो मैम ने कहा कि वो तेंदुआ, उसको जगुआर या लेपर्ड आप कहना चाहिए। यस सर। मैं चीता के बारे में पूछ रहा हूँ। सर चीता के बारे में हमारे देश में मिलता है या नहीं? सर हमारे देश में आई थिंक नहीं मिलता है। और पूछना एक मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक तो बहुत दिनों से आज़ादी के बाद से ही नौजवानों में जो बेरोजगार थे, कुछ लोग कहते थे कि ये हमारी जो मातृभाषा है, प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम वही होना चाहिए। मातृभाषा केवल हिंदी तक ही नहीं, हिंदी वाले तो हिंदी कहते ही, महाराष्ट्रियन भी कहते थे मराठी होना चाहिए, तमिल और
रोचक कि अंग्रेजी माध्यम नहीं रहा। जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएँ थीं, IAS, IPS, ये जो भी जितनी भी फॉरेस्ट की, बहुत दिनों से ये बात चलती रही। आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि पुरानी जो ट्रेडिशनल, हालांकि उदार काफ़ी सरकारों ने उदारता बरती है, आपको क्या कहना है कि जो अंग्रेजी है इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, केवल मातृभाषा जो जिसकी हो उसी के माध्यम से हम परीक्षा दें और उसके बाद में इसके परिणाम के बारे में क्या होंगे उसके बारे में आप विस्तार से बताइए, क्योंकि आप अधिकारी होने जा रही हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको भी बधाई अभी से स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये प्रश्न काफ़ी अरसे से चल रहा है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी था, आज भी है, और दूसरे स्टेट के लोग भी यही कहा करते हैं कि मेरी मातृभाषा ही माध्यम बने। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा विचार ये है कि सर हमारी मातृभाषा भी है, मातृभाषा भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, और जो इंग्लिश है सर उसको भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सर जो इंग्लिश का जो लिटरेचर है सर इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सर जो हिंदी जो हमारा लिटरेचर है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जो वर्तमान में जो साहित्यकार है एक बहुत ज़्यादा जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सर जैसे ट्रांसलेशन है उसमें सर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसे समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और सर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको समस्या होती है। इस वजह से मेरा जहाँ तक विचार है सर दोनों को रखना चाहिए, मतलब हमारी मातृभाषा भी है और इंग्लिश को भी सीखा जाना चाहिए, और सर ये बच्चों के उस पर छोड़ देना चाहिए कि बच्चे किस माध्यम को ज़्यादा जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं, सहूलियत महसूस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी नई शिक्षा नीति में बड़ी चर्चा हो रही है, खूब डिबेट हो रही है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, आपका क्या मत है? आप उसमें कौन से उसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लाभ मिले ऐसी शिक्षा है ना, और उसमें कोई एक ही पक्ष नहीं होता है, दूसरा पक्ष होता है, जो आलोचक है समीक्षक भी बने होते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं। आपको उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? सर जो हमारी शिक्षा नीति आई सर उसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जैसे सर मल्टीपल एंट्री का एक प्रोविजन किया गया है सर, ये बहुत अच्छा रोल है। इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर एक साल डिप्लोमा करने के बाद उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, फिर यदि वो दोबारा करना चाहते हैं तो फिर से उन्हें वही करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई इसके माध्यम से उन्हें एक क्रेडिट दे दिया जाएगा, तो सर उसका कहीं ना कहीं उनका एक उसका मूल्य मिलेगा, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जाएंगे तो सर उसका एक बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ सर जो दूसरा प्रोविजन किया गया, सबसे अच्छा प्रोविजन किया गया जो सर इसमें जो प्राइमरी लेवल जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर वो जो हायर एजुकेशन में, इसको 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है सर, ये भी बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया। और इसके साथ साथ जो सरकार ने हमें GDP को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया सर, जो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे एजुकेशन में सुधार करने के लिए, क्योंकि अभी तक क्या सर लगभग 2 या 2.5% के आसपास GDP को खर्च किया जाता है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें लगभग सर 6% जो है GDP को खर्च किया जाएगा। तो इससे सर बहुत जो इनोवेटिव आइडियाज हैं गवर्नमेंट के, उससे जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें 2 वर्ग, एक वर्ग तो जो आप कह रही हैं और दूसरा पक्ष उठा रहे हैं। इस समय तो आपको प्रतियोगी परीक्षाएं दोनों को अध्ययन करना चाहिए, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं? क्योंकि दोनों को सुनना चाहिए। आपने तो जो आई उस पर जो डिबेट हुई, जो डिस्कशन हुआ, लेकिन एक पक्ष उसमें कुछ सर वो पक्ष बताइए। सर दूसरा पक्ष ये है कि सर इसमें नैतिक मूल्य पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। नहीं, नैतिक मूल्यों पर बहुत किया गया है, ये तो आप उल्टा बोल रही हैं। नैतिक मूल्यों पर ही बहुत फोकस किया गया है, लेकिन वो कौन सा पक्ष छूट रहा है इसमें? मदर लैंग्वेज और नैतिक मूल्य, मतलब मातृभाषा और जो नैतिक मूल्य, इस पे भारतीय संस्कृति, इस पे बहुत फोकस किया गया। जो चीज़ें छूट रही हैं उनकी तरफ आपने, क्योंकि आप तो अखबार भी पढ़ती होंगी उसको, और तमाम डिबेट होता है, आपके टेलीविज़न पे भी आता है, बहुत
चर्चा का विषय है, क्योंकि भविष्य हमारा निर्धारित करेगा। ये नई शिक्षा नीति और नई पीढ़ी को तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। एक तो आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें अपनी मदर लैंग्वेज, मातृभाषा है, उसको महत्व देना ही चाहिए। और सभी देते हैं, सारे देश दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरा ये, इसमें भी जो आपने बातें बताई, आपने गहन अध्ययन किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो बहुत आगे देख रहे हैं, उन बिंदुओं पर भी सोचिए, पढ़िए, है ना, क्योंकि कल को आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आज तो आपको भविष्य के प्रति आप आस्थावान हैं और आपको मौका मिलेगा, तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आपको आशीर्वाद है अपने पूरे पैनल की तरफ से। सर मैं अच्छा आप पूछ क्या प्रियंका जी, प्रदेश के वन मंत्री कौन है? सर दारा सिंह चौहान जी। और प्रदेश के वन विभाग के मुखिया कौन है? मुखिया माने जो सबसे बड़े अफसर होते हैं, उनको क्या डिजिग्नेशन है? सॉरी सर, वन विभाग में जो पद होते हैं, ग्रेजुएशन होता है, वो सब बाद में बता दीजिएगा, आप बुलाएंगे एक बार। सर पूछ लीजिए, मैं भी हो सकता है सर कोशिश करूंगा। आप पूछ लीजिए, बाद में फिर हम जानकारी बुलाएंगे। हो सकता है, आप बता हाँ दें। सर पूछ लीजिए। अच्छा, तो वही कह रहा था, वन विभाग में जो है अफसर को नीचे से ऊपर तक जो ग्रेजुएशन लिस्ट बनती है पद वाइज, तो उसमें सबसे ऊपर से नीचे तक का मालूम है कौन कौन है? सर कोशिश करूंगी बताने। सर सबसे ऊपर होता है सर, एक होता है वो PCCF होता है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होते हैं। सर सबसे ऊपर एडिशनल होते हैं, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होते हैं। सर उसके बाद जो होते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होते हैं, फिर उसके नीचे सर CF होते हैं, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होते हैं, फिर सर CCF चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, सर फिर DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, फिर RFO रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। सर उसके नीचे जो होते हैं वो वन दरोगा होता है, और सर उसके नीचे जो होता है वो BO होता है, ब्लॉक ऑफिसर, फिर उसके नीचे से फॉरेस्ट रेंजर और सबसे नीचे फॉरेस्ट गार्ड। डॉक्टर साहब भी एक प्रश्न पूछेंगे? प्रियंका जी, जैसे ये अभी भारत में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन किस नीतियों को लेकर है? मैम जो सरकार के द्वारा जो नए कृषि कानून लाए गए हैं उनको लेकर के चल रहा है। ये पुराने और नए कृषि कानून 3 कानून हैं, तीनों को बताइए, पुराना क्या था, नया क्या हो गया? यस मैम, इसमें जो 2 नए कानून हैं, एक कृषि उपज व्यापार वाणिज्य कानून 2020 है, जिसको APMC एक्ट भी बोलते हैं, और सर मैम दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। तो सर मैम जो तीसरा है वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, ये 1955 का था, इसमें जो संशोधन किया गया 2020 में। मैम जो पहला कानून है APMC कानून है, इसमें अभी तक जो किसान थे वो अपनी फसल को APMC एक्ट के तहत जो सूचित मंडियाँ थी वहीं पर बेच सकते थे, लेकिन जो नया प्रोविजन किया गया इसके तहत वो कहीं भी बेच सकते हैं। और मैम जो दूसरा प्रोविजन किया गया, अभी तक क्या था, जब किसान जो है अपनी फसल को APMC एक्ट के तहत जो सूचित मंडियाँ थी वहाँ पर बेचने जाते थे, तो वहाँ पर उन्हें राजस्व शुल्क देना पड़ता था, लेकिन इस कानून के तहत उसे हटा दिया गया। और मैम जो तीसरा प्रोविजन किया गया है, यदि जो किसान है और जो कंपनी अगर उसके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो उसके लिए एक SDM के तहत उसका समाधान किया जाएगा। और मैम जो दूसरा प्रोविजन किया गया है वो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें जो कृषक हैं जो MNC है उनके बीच में पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ढांचा तैयार किया जाएगा। और मैम जो तीसरा है जिसमें संशोधन किया गया जो 1955 का कानून था, इसमें जो आवश्यक वस्तुएं थी जैसे कि खाद्यान्न है, दाल है, तिलहन है, सब्जी है, इन सबको आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया गया। तो ये किसानों के हित में है या अहित में? यस मैम, ये किसानों के हित में ही है, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करनी है, मैम उसके हित में। क्या किसानों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिएगा? जब उनके साथ ये नीतियाँ बनाई गई तो उनकी मंशा क्यों नहीं ली, मंशा ले जानी चाहिए थी या नहीं ले जानी? डॉक्टर साहब इनको हम दोबारा बताएंगे, कुछ सुझाव चलिए देंगे। ठीक है। सर एक और है कि आप क्षेत्रीय वन अधिकारी बनने जा रहे हैं,
बीइंग ए फीमेल क्या क्या चुनौतियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम मुझे नहीं लगता कि मुझे एज अ फीमेल की तरफ से कोई चैलेंज मुझे मिलेगा, क्योंकि मैम महिलाएं तो अब हर इस वर्तमान समय में हर एक फील्ड में जो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती as a बहुत महिला अच्छा है, का- आप कुछ हम लोग सुझाव देंगे, आप लोगों ने दोनों ने बहुत अच्छा है। इसके बाद में ये तो आपका मूल्यांकन हो गया, आप कुछ हम लोग सुझाव देंगे कि और बेहतर ढंग से आप लोग उसको कैसे